स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते कूदते रहिए, तरक्की करते रहिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस मार्क्सियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे हमारा डिक्लाइनिंग रेट ऑफ प्रॉफिट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि डिक्लाइनिंग रेट ऑफ प्रॉफिट में क्या है क्या नहीं होता, वो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं आज। तो कल हमने डिस्कस किया ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एंड सरप्लस वैल्यू। तो आज बात करते हैं हम डिक्लाइनिंग रेट ऑफ प्रॉफिट की। मार्क्स देन आर्ग्यूड दैट द एक्सप्लोटेशन रेट, हमने एक्सप्लोटेशन जब हमने कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कैपिटल पढ़ा था, ऑर्गेनिक और कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, तो उसमें एक्सप्लोटेशन रेट का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, S/V टेंडेड टू बी फिक्स वाइल द ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला बताया था मैंने C/V। S/V का मतलब है S सरप्लस, B मीन्स बोले तो वेरिएबल कैपिटल, और C बोले तो कांस्टेंट कैपिटल, और B बोले तो वेरिएबल कैपिटल। टेंडेड टू राइज ओवर टाइम, thus the rate of profit has a tendency of decline। देखो, हमने जब एक्सप्लॉयटेशन रेट को डिटरमाइन किया और अपने जो पूंजी की जो कैपिटल की ऑरिजिनिंग स्ट्रक्चर था उसके ऊपर C/V, तो ये दोनों जब बढ़ी तो हमारे जो रेट ऑफ प्रॉफिट थी वो उसमें गिरावट आई और उसमें टेंडेंसी आई थी डिक्लाइन की रेट ऑफ प्रॉफिट में। ऐसा क्यों है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ऐसा क्यों है, वाई द बिगेन लॉजिक कैन बी एज ए फॉलो। फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम ए स्टैटिक इकोनॉमी, नो लेबर सप्लाई ग्रोथ। मतलब एक अज्यूम करते हैं स्टैटिक इकोनॉमी की जहाँ कोई भी लेबर सप्लाई ग्रोथ नहीं है। एज द सप्लाई अकर्स टू कैपिटलिस्टिक एंड नेसेसरली कैपिटलिस्टिक इन्वेस्ट दैट सरप्लस इनटू एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन। और सरप्लस एक्सक्यूज हो रहा है कैपिटलिस्टिक के लिए और इसकी आवश्यकता है, कैपिटलिस्टिक उस सरप्लस को इन्वेस्ट करेंगे प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने में। देन आउटपुट विल राइज ओवर टाइम while the labor supply remains constant, thus labor market get greedily tighter and so wages will rise, thus V equal to WL or variable capital rise and R of capital falls। जो कार्ल मार्क्स थे उनका मानना था कि हम जैसे जैसे उत्पादन में विस्तार, जैसे वो कैपिटलिस्टिक की जब इनकम बढ़ेगी और इनको जो सरप्लस बना तो सरप्लस उन्होंने उत्पादन में उसको निवेश किया, और उन्होंने निवेश किया जब तो उत्पादन में वृद्धि होगी तो उसके साथ साथ में हमारी जो श्रम आपूर्ति है वो स्थिर रह रही है। हमने अज्यूम किया है कि जो सप्लाई लेबर सप्लाई है वो स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस प्रकार श्रम बाज़ार धीरे धीरे तंग हो जाएगा। मीन्स जो लेबर है सप्लाई स्थिर रहेगी तो सप्लाई की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लग जाएगी और धीरे धीरे हमें सप्लाई तंग रहेगी, कम रहेगी मतलब, और इसलिए इनकी मजदूरी बढ़ जाएगी फिर, क्योंकि सप्लाई जो है आपूर्ति है उसकी हम श्रम की सप्लाई को हमने पहले से स्थिर माना है, अज्यूम किया है। और जब सप्लाई की जो लेबर की सप्लाई अगर वो स्थिर है, कांस्टेंट है, तो जो सप्लाई की डिमांड मार्केट में ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया है सरप्लस को इन्वेस्टमेंट कैपिटलिस्टिक्स ने, तो मजदूरी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि हम जो मजदूरी मांगेंगे कस्टमर को, सप्लाई कम है, जो मांगेंगे वो देंगे। तो इस प्रकार V इक्वल टू WL और वेरिएबल कैपिटल राइजेज एंड R और प्रॉफिट फॉल्स। इस तरीके से जो वेरिएबल कैपिटल है वो बढ़ेगी और प्रॉफिट गिरने लग जाएगा। जो हमारा जो प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ वो ये क्या है, टेम्परेरी, बट दिस डिक्लाइन इज और इज टेम्परेरी। देयर आर फोर्सेज एट वर्क विच विल रिस्टोर प्रॉफिट रेट। तो ये क्या, जो अपने जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में जो डिक्लाइन हुआ था तो वो टेम्परेरी है। तो ये देयर आर फोर्सेज एट वर्क विच विल रिस्टोर प्रॉफिट रेट। तो यहाँ कुछ ऐसे फोर्सेज काम करने लगेंगे कि जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को वापस, जो प्रॉफिट रेट है उसको वापस से रिस्टोर कर देंगे, पहले जैसी उस जो रेट होगी उतनी ही कर देंगे।
व्हाट आर दीज फोर्सेज, अब ये जो मार्केट फोर्सेज थे जो वो काम कर रहे हैं प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए, तो ये मार्केट फोर्सेस कौन कौन से? मार्क्स आर्ग्यूड कैपिटलिस्टिक कैन बूस्ट देयर प्रॉफिट रेट बैक अप by introducing labor saving machinery into production, thereby leading to unemployment। तो मार्क्स है उसने जो तर्क देते हैं कि जो पूंजीवादी श्रम बचत मशीनरी होती है, लेबर सेविंग मशीनरी, तो उसका यूज़ करके अपना जो प्रॉफिट होते हैं उससे अपने प्रॉफिट की जो रेट ऑफ प्रॉफिट है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। कौन से वो फोर्स को यूज़ किया इन्होंने? लेबर सेविंग मशीनरी को। लेबर सेविंग मतलब जो लेबर का कम से कम उपयोग करे, मशीनरी से ही प्रोडक्शन हो, तो उसमें कॉस्ट कम हो जाएगी। तो कॉस्ट कम हो जाएगी तो हमारे रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है? इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन लेबर सेविंग मशीनरी का यूज़ करने से प्रोडक्शन में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, देयर बाय लीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो इससे क्या हमारा बेरोज़गारी, जो इकोनॉमी में बेरोज़गारी बढ़ने लग जाएगी। देयर आर टू इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस, इसके क्या दो इफ़ेक्ट है। पहला इज फर्स्ट इज नोटिस दैट बी डिक्लाइन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग लेबर। हमने नोटिस किया कि बी है जो वेरिएबल कैपिटल है, डिक्लाइन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग लेबर। जो हमारी डिक्रीजिंग हमारी वेरिएबल कैपिटल है वो डिक्रीज़ हो रही है, किसकी वजह से? इंक्रीजिंग लेबर। लेबर जब इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से। बट कॉन्करेंटली द अनएम्प्लॉयमेंट और द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मशीनरी एम्प्लाइज दैट कांस्टेंट कैपिटल। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके जो कॉन्करेंटली द एम्प्लॉयमेंट हो मशीनरी एम्प्लाइज द कांस्टेंट कैपिटल, लेकिन ये कांस्टेंट कैपिटल के ऊपर एम्प्लाई हो जाएगी। जो निरंतर जो अपनी कांस्टेंट जो है कैपिटल वो मशीनरी है, तो उसमें अपन शुरुआत में कुछ बदलाव नहीं देखेंगे और वो हमारी जो लेबर जो प्रॉफिट रेट है उसको इंक्रीज़ करेगा। सी राइज thus the introduction of labor saving machine does not seem to change anything. The fall in V from less labor is counterattacked by the rise in C, so it seems that C डिवाइडेड बाई बी स्टेट कांस्टेंट। तो मैं बात करूँ जैसे कि मैं बोला कि पहले जो सी वी डिक्लाइन हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन हुई थी इंक्रीजिंग लेबर की वजह से, तो हमने मशीनरी यूज़ की ऐसे, तो इसकी वजह से बी फ्रॉम लेस लेबर इज काउंटर अटैक बाय द राइजिंग इन सी। जो बी हमने लेस लेबर की वजह से, कम लेबर था बी, जो वेरिएबल कैपिटल थी कम लेबर की वजह से, बाद में जो कांस्टेंट कैपिटल है वो हमारे उसके ऊपर काउंटर अटैक करेगी और जो वेरिएबल कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी बाद में। सेकेंड इफेक्ट इज द कॉन्करेंट एक्सपेंशन इन द अनएम्प्लॉयड, द रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर will by itself influence the labor bargaining process and reduce wages down to subsistence, thus we decline further. So on the whole the net effect of a labor saving technology is a rise C divided by B as to reduce the rate of profit। मैं सेकंड की बात करूँ तो जो बेरोज़गार लोग हैं तो वो एक क्या है, अपने जो रिज़र्व आर्मी है लेबर की, वो जो बेरोज़गार लोग हैं उसको मार्क्स ने रिज़र्व आर्मी बताया है लेबर के रूप में। तो जो वो फिर उसके वो बार्गेनिंग करेंगे तो अपने वो लोगों को फिर उनको तो रोज़गार चाहिए होगा, चाहे कम रेट पे मिले चाहे ज़्यादा रेट पे मिले, तो उनको जब वो बार्गेनिंग करेंगे तो मज़दूरी कम मिलेगी, तो मज़दूरी को कम कर देगा, वो इफ़ेक्ट करेगा, ये बार्गेनिंग पावर होगी इनकी पास जो कम रहेगी तो इफ़ेक्ट कर देगा अपने वो मज़दूरी की रेट को। इस प्रकार जो वेरिएबल कैपिटल है वो उसमें गिरावट आएगी और वो गिरने लग जाएगी। तो टोटल नेट मैं बात करूँ, टोटल नेट जो अपना जो नेट इफ़ेक्ट ऑफ ए लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी की वजह से है तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा अपना सी और बी में। तो आई टू रिड्यूस द रेट ऑफ कैपिटल, तो इसकी जो इंक्रीज़ हो जाएगा बढ़ाने के लिए हमें प्रॉफिट रेट कम करनी पड़ेगी। तो ये बात है इसकी, ये दो बात बताई है। जो प्रॉफिट कम हो रहा था उसके दो इफेक्ट बताए थे।
जब हमने दो इफ़ेक्ट्स की बात की तो दो इफ़ेक्ट हमारे जो रेट ऑफ प्रॉफिट थे उसके गिरने की वजह से दो इफ़ेक्ट थे, बट हम नोटिस करें वी डिक्लाइंस फर्दर, ये बी जो वेरिएबल कैपिटल है उसमें गिरावट आती है, क्यों? बिकॉज लेबर इज़ रिलीज, लेबर को रिलीज़ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। सो बोथ द डब्ल्यू एंड द एल पार्ट ऑफ वी, डब्ल्यू एल डिक्लाइंस, वी इक्वल टू डब्ल्यू एल डिक्लाइंस, मतलब जो लेबर थी जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स थे पहले उनको काम में लगाने के, हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हमने काम में लिया, लेकिन जब हमारा काम हो गया है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है, तो उस लेबर को रिलीज़ कर दिया हमने, और जब रिलीज़ किया तो वापस से वेरिएबल जो कैपिटल थी वो डिक्लाइन हो जाएगी। तो जो डब्ल्यू और एल है ये दोनों पार्ट हो गए किसके? वेरिएबल कैपिटल के। वट कॉन्करेंटली द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मशीनरी implies that constant capital rise, C rise, जो C rise constant capital rise हो रही है, thus the fall in L is counteracted by the rise in C। जब हमारे C rise हो रहा है तो L है लेबर, जो हमारी लेबर है तो वो फॉल होने लग जाएगी, लेबर की जो बार्गेनिंग पावर है वो फॉल होने लग जाएगी, क्यों? रीज़न है इसका C इंक्रीज हो रही है। सो दैट ऑन द होल बी डिक्लाइन, जब सी इंक्रीज होगी तो बी डिक्लाइन होगी। सो इन सम द ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल सी डिवाइडेड बाई वी फॉल्स, प्रॉफिट कॉन्सिक्वेंटली आर इंक्रीज। जब सी और वी दोनों गिरने लग जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी हमारी, वेरिएबल कैपिटल और कांस्टेंट कैपिटल भी हमें कम यूज़ हो रही है, तो हमारा जो प्रॉफिट है, रेट ऑफ प्रॉफिट है, वो इंक्रीज होने लग जाएगा। Thus the L part of V equal to WL declines and so R equal to S divided by V plus C। तो जो L पार्ट है वो हमारे वेरिएबल कैपिटल का पार्ट है, WL डिक्लाइंस हो रहे इस वजह से R जो रेट ऑफ प्रॉफिट है सो इक्वल टू S सरप्लस डिवाइडेड बाय वेरिएबल कैपिटल प्लस कांस्टेंट कैपिटल S डिवाइडेड बाय V plus C comes back up। there is a double effect in that। Of course, the release of labor is not automatically absorbed by higher investment, so that a reserve army of labor is created। जो हमारा रिलीज लेबर थे वो ऑटोमेटिकली अब्जॉर्ब तो होंगे नहीं, अगर हमें इन्वेस्टमेंट अगर हायर करना है तो हमें हमारे जो रिजर्व आर्मी है, ये अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, तो वापस से काम में आएंगे। इन दिस मैनर एट द बार्गेनिंग टेबल फर्म्स विल बी at an advantage relative to their employees, so that wages decline or at least are prevented from rising further। इस तरीके से जो बार्गेनिंग होगी टेबल पर, किसी जब बार्गेनिंग होगी कैपिटलिस्टिक के अंदर और जब वर्कर्स के अंदर, तो जो कैपिटलिस्टिक है उनके लाभ एक रिलेटिव में इतने ही उनको प्रॉफिट मिलेंगे, एक रिलेटिव सीमा तक ही इनको प्रॉफिट मिलेंगे, ताकि मजदूरी की जो रेट है उसमें गिरावट को रोका जा सके। ठीक है, बट दिस इज मेयरली ए टेम्परेरी रिपीट, ये केवल एक टेम्परेरी है, रिपीट होता है जो, बट दिस इज मेयरली ए टेम्परेरी रेस्पिट। प्रॉफिट विल बी री इन्वेस्टेड, आउटपुट विल ग्रो अगेन, लेबर मार्केट विल tighten on once more and the whole process will repeat itself। तो जैसे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो रीइन्वेस्टमेंट होगा तो हमारे आउटपुट को इंक्रीज होगा, तो वापस से मार्केट में लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर तंग हो जाएगा, तो लेबर की ज़रूरत सप्लाई कम हो। पहले ही हमने अज्यूम किया है कि मार्केट में लेबर की सप्लाई स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो लेबर की जो सप्लाई है वो हमें स्थिर होने की वजह से मार्केट में वापस से लेबर की कमी रहेगी, तो वापस से ये प्रोसेस रिपीट होगी। हमें वर्क फोर्स जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको यूज़ लेंगे, या उनको यूज़ लेने के बाद हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके वापस उनको रिलीज़ कर देंगे, एक पूरी की प्रोसेस वापस रिपीट होगी। द प्रॉब्लम इज़ दैट द सेकेंड टाइम अराउंड देयर इज़ लेस लेबर टू ले ऑफ। तो दूसरी बार में जब वापस जो लेबर रिपीट हुआ है तो समस्या यही है कि जो लेबर है वो कम है। रिकॉल एल वाज ऑलरेडी रिड्यूस इन द फर्स्ट राउंड, जो फर्स्ट राउंड था उसमें ऑलरेडी लेबर रिड्यूस हो चुका था। इंट्रोड्यूसिंग मोर मशीनरी रिड्यूस एल फर्दर एंड वाइस
by several rounds further and further until there is hardly any more L that can be released. When the system gets into the point that there are no more levers to be fired, that there is nothing to bring S divided by V back up, a profit rate decline and firms will begin going bankrupt. जब हमारे मार्केट में जब सेकेंड राउंड की बात करें तो मार्केट में लेबर कम है, तो सेकेंड राउंड में मार्केट में फिर थोड़े बहुत लेबर से काम चलेगा। ऐसे ही राउंड बाई राउंड हम जैसे तो लेबर की कमी होती जाएगी, तो मार्केट में हमारा जो फर्म है उसके प्रॉफिट डिक्लाइन होने लग जाएंगे, गिरने लग जाएंगे, और मार्केट में वो फर्म बैंकरप्ट हो जाएगी, दिवालिया घोषित हो जाएगी उसके प्रॉफिट गिरने की वजह से। The bankruptcy of firms mean a sudden release of even more labor and capital into the market, depressing prices tremendously. Firms that remain active will thus be able to buy the bankrupt smaller firms and thus acquire more labor and capital at very cheap rates, indeed cheaper than their proper value. The unemployed thus act as a reserve army of labor and bring wage back down of a manageable level. However, the introduction, तो जब फर्म जब दिवालिया हो गई, दिवालिया होने का मतलब होता है कि मार्केट में लेबर की कमी है, पूंजी अचानक रिलीज हो गई मार्केट में जो लेबर और कैपिटल तब रिलीज हो गई, लोगों की कीमतों में गिरावट हो गई और मार्केट में प्रॉफिट उनका कम हो गया है। तो इस प्रकार से अदर जो एक्टिव फर्म्स है उस दिवालिया वाली फर्म को खरीदेंगे, तो जब छोटी फर्म को वो खरीदेंगे तो इस प्रकार से जब सस्ती दरों पर जब फिर वापस से लेबर सस्ती दरों पर मिलेगा छोटी फर्म्स के लिए जो है, तो वो जब उनको परचेज़ करेंगे छोटी फर्म्स को, तो जो लेबर वापस से सस्ती रेट पे मिलेगा, वापस से हमें कैपिटल रिसीव होगी, फिर वास्तव में उनका जो रियल वैल्यू होती है लेबर की वो सस्ती होती है, मार्केट में कैपिटल होगी वो भी सस्ती रहेगी उस टाइम, क्योंकि सारे प्राइजेस गिर चुके हैं। तो फिर वापस से हम हमारा जो रिजर्व फोर्स है लेबर का वो उसको यूज़ करेंगे, कार्य प्रदान करेंगे, उनको मजदूरी देंगे, और मजदूरी देने के बाद उनको मजदूरों को एक मैनेजर लेवल तक रखेंगे, बस जिनको हम मैनेज कर सकते हैं इजीली। However, the introduction of labor saving capital and laying off workers mean that C rise while V falls. The organic composition of capital rises. It is easy to notice that a constant SV and a rising CV will necessarily reduce the profit rate. और जब मैं बात करूँ जैसे श्रम पूंजी की जो शुरुआत हुई थी और श्रमिकों के जो अपन ने जो यूज़ किया, जो अपन के श्रमिक जो वर्कर्स थे उनको यूज़ लेने लगे अपन, तो जो उससे जो अपना वेरिएबल कैपिटल कांस्टेंट है वो कांस्टेंट कैपिटल वो इंक्रीज़ हो रही है और जो वेरिएबल कैपिटल है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो पूंजी की जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन था वो इंक्रीज़ हुआ, कंपोजिशन जो कैपिटल का इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसमें हम नोटिस करेंगे तो जो एस है और वी तो वो एक सीमा तक बढ़ते हैं, उसके बाद सी और वी दोनों एक सीमा तक बढ़ते हैं, उसके बाद हमारे दोनों बढ़ने लग जाएंगे, कांस्टेंट कैपिटल बढ़ने लग गए, वेरिएबल कैपिटल बढ़ने लगे, तो सरप्लस हमारा कम रहेगा। सरप्लस कम रहने की स्थिति में वापस से हमारे जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होने लग जाएंगे। So to see this, just notice that R can be rewritten as R equal to S divided by B multiply B divided by B plus C। जो हमने कैपिटल कंपोजिशन में जो फॉर्मूला बताया था वो कि वही वापस से रिपीट होगा। डिक्लाइन रेट ऑफ प्रॉफिट, डिक्रीज हुआ पहले प्रॉफिट, फिर वापस से लेबर फोर्स को अपन सस्ती रेट में यूज़ किया तो वापस इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ होने के बाद मार्केट में लेबर की कमी हुई राउंड बाई राउंड, तो वापस से डिक्लाइन होने लग गया। फिर वापस मार्केट में हमने बात की सस्ते दरों में मिल रहा है, वापस से प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ, और प्रॉफिट इंक्रीज़ होने के बाद में हमारा सरप्लस इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन वापस दूसरा तीसरा राउंड आएगा तो तीसरे राउंड में वापस लेबर कम रहेगा, केवल लेबर कम रहने की स्थिति में उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। बार्गेनिंग पावर जब बढ़ेगी तो अपनी जो लेबर अपने उसको वेजेस को इंक्रीज़ करने के बाद हमारी कांस्टेंट कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल दोनों इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो हमारे सरप्लस हमारे डिक्रीज़ हो जाएंगे, डिक्लाइन कंडीशन में पहुंच जाएंगे। डिक्लाइन कंडीशन में पहुंचने के बाद वापस हमारे जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो जाएगी। तो ये बात की हमने डिक्लाइन रेट ऑफ प्रॉफिट की।
ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।